नमस्कार। चलिए, तो आज हम निबंध लेखन के बारे में बातचीत कर रहे थे इसके पहले लेक्चर में। तो आज निबंध लेखन हमें करना है। मैंने बताया था इसके पॉइंट्स, फिर भी यहाँ लिखा है ये सभी पॉइंट्स। पहला पॉइंट है प्रस्तावना। हर एक निबंध में पहला पॉइंट यही होता है, प्रस्तावना। प्रस्तावना यानी परिचय अथवा प्रारंभ। तो कोई भी निबंध आप लिखते हैं तो उसका प्रारंभ या परिचय बहुत ही आकर्षक होना चाहिए। जैसे कोई काव्य पंक्ति से, कोई शेर से, कोई संस्कृत श्लोक से, कोई सुविचार से, कोई कहावत से, कोई इंग्लिश कोटेशन या वाक्य है उससे। गुजराती काव्य की पंक्तियाँ भी आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी में निबंध लिखते हैं तो गुजराती काव्य पंक्ति का उल्लेख नहीं कर सकते, कर सकते हैं। मान लीजिए आप मातृ प्रेम पर निबंध लिखते हैं तो ये लिखना चाहिए। हमारे बोटादकर का काव्य जननी जोड़ सकी नहीं जड़े रे लोल, ये लिखना चाहिए। कोई कहावत भी लिखी जा सकती है, जैसे माते माँ बीजा बदा बगड़ा ना वाँ। तो यहाँ हम जो निबंध की बात कर रहे हैं आज, उसका विषय यह है मेरे प्रिय नेता सरदार पटेल। पहले एक बार फिर बता दूं कि यहाँ निबंध जो है 100 शब्दों में लिखना है, 6 अंक के लिए हैं। तो आप 20 लाइन लिखेंगे तो भी आपका निबंध हो जाएगा। आपकी जो आंसर शीट है, मान लीजिए आपकी ये आंसर शीट है, तो आंसर शीट में ये जो फुलस्केप पेज, उसमें फुलस्केप पेज में 30 लाइन एवरेज होती है, उसमें से 20 लाइन आप लिखेंगे तो भी निबंध तो हो ही जाएगा। तो इतना ही लिखना है, ज़्यादा लिखना ही नहीं है। दूसरी बात कि यहाँ जो निबंध का विषय दिया गया है उसके पॉइंट्स भी दिए गए हैं। तो निबंध का विषय जो है पहले देख लीजिए फिर से एक बार कि मेरे प्रिय नेता, और स्पष्ट कहा है सरदार पटेल। तो सरदार पटेल के बारे में ही लिखना है। मेरे प्रिय नेता सरदार पटेल है, उसके बारे में लिखना है। दूसरे कोई नेता आपको प्रिय है, मान लीजिए गांधी जी है या सुभाष चंद्र बोस है, तो उसके बारे में नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट हमें निबंध में विषय दिया गया है सरदार पटेल, तो उसके बारे में ही लिखना है। पॉइंट्स हमारे पास है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि भाई आपका निबंध का प्रारंभ जो है वह आकर्षक होना चाहिए। कोई भी परीक्षक वही देखते हैं प्रारंभ कैसा है, निबंध का प्रारंभ कैसा है और अंत कैसा है, उपसंहार, ये पॉइंट देखते हैं। ये काव्य पंक्तियाँ जो मैंने लिखी है उपसंहार के लिए है। तो हमारा यहाँ प्रारंभ जो है प्रस्तावना, तो यहाँ काव्य पंक्तियाँ लिखिए। देखिए, हर एक भेद को पटेल खोलता, हर एक पक्ष को पटेल तोलता, दुराव या छिपाव से इसे गरज, पटेल हिंद की निडर जबान है। तो ये बहुत अच्छी काव्य पंक्तियाँ यहाँ लिखी है जिसने। तो ये काव्य पंक्तियाँ जो हैं वह लिखी है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने। अमिताभ बच्चन के पिता, आज तो हम वैसे ही जानते हैं उसे, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन इतने आज लोकप्रिय नहीं है, सुप्रसिद्ध आज इतने नहीं है जितना अमिताभ बच्चन है। तो बेटे के नाम से आज वे जाने जाते हैं, हरिवंश राय बच्चन। तो वे कवि हैं, खास करके मधुशाला के कवि के रूप में सुप्रसिद्ध कवि थे भारत के। तो यहाँ उन्होंने जो काव्य पंक्तियाँ लिखी हैं, ये काव्य पंक्तियाँ खास करके आपके पाठ्य पुस्तक में 8वीं कक्षा में, शायद, हाँ 8वीं कक्षा में दूसरे सेम में, तो वहाँ ये लेसन था अखंड भारत का शिल्पी। तो वहाँ से ये काव्य पंक्तियाँ ली गई हैं। देखिए, तो यहाँ जो कहते हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, ये पहले समझ लीजिए काव्य पंक्तियों को, कि हर एक को पटेल खोलता, हर एक भेद को पटेल खोलता, हर एक पक्ष को पटेल तोलता। यहाँ पटेल पटेल जो बार बार आता है, ये पटेल कोई जाति के लिए नहीं है। यहाँ पटेल यानी सरदार पटेल की ही बात हो रही, पटेल समाज की बात नहीं हो रही।
तो यहाँ सरदार पटेल की बात हो रही है। हर एक भेद को पटेल खोलता, हर एक पक्ष को पटेल तोलता, दुराव या छिपाव से इसे गरज, पटेल हिंद की निडर जबान है। तो सरदार पटेल के लिए हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है, तो पटेल हिंद की निडर जबान है। ऐसे प्रारंभ आकर्षक ऐसी काव्य पंक्तियों से होना चाहिए, और वही आपको उल्लेख भी कर देना चाहिए कि मेरे प्रिय नेता हैं। तो सबसे पहले ये लिख लीजिए निबंध का नाम, इसके बाद काव्य पंक्तियाँ, और इसके बाद हमें निबंध लिखना है। आज मैं निबंध लिखवा रहा हूँ। मैंने पहले सिखा दिया रूपरेखा के आधार पर कैसे निबंध लिखते हैं, ये सिखाया। होमवर्क में भी आपने एक निबंध किया है, रेलवे स्टेशन पर 1 घंटा। तो आज ये निबंध मैं बता रहा हूँ कि भाई कैसे लिखना चाहिए। देखिए, तो यहाँ पहले काव्य पंक्तियाँ लिखनी है, नीचे कवि का नाम लिखना है, इसके बाद नीचे पैराग्राफ करके आपको लिखना है। क्लियर? तो लिखिए वहाँ कि यहाँ जिस पटेल का उल्लेख हुआ है, यहाँ जिस पटेल का उल्लेख हुआ है वे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वे सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरे प्रिय नेता हैं। तो इतना लिखना है यहाँ, इसके नीचे से स्टार्ट करना है कि भाई यहाँ जिस पटेल का उल्लेख हुआ है वे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरे प्रिय नेता हैं। देखिए, यहाँ काव्य पंक्ति आपने लिख ली, आपने ये उल्लेख कर दिया यहाँ कि भाई मेरे प्रिय नेता सरदार पटेल हैं। तो ये विषय उसका परिचय हो गया, प्रारंभ आपका हो गया, बहुत ही अच्छे से ये प्रारंभ हो गया, क्योंकि आपने काव्य पंक्तियों से परिचय दिया है। क्लियर? तो ऐसे विषय से विषय के अनुरूप कोई ना कोई काव्य पंक्तियाँ ढूंढनी चाहिए और लिखकर रखनी चाहिए। एक नोट बनानी चाहिए आपको, जिसमें विषय से अनुरूप कोई काव्य पंक्तियाँ हैं, लिखते रहना चाहिए। कोई कहावत है, कोई सुविचार है, कोई श्लोक है। तो यहाँ हमारा पहला जो पॉइंट है वह हो गया। ये बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। आपको तो इतनी लाइन ही याद रखनी है कि हर एक भेद को पटेल खोलता, हर एक पक्ष को पटेल तोलता, दुराव या छिपाव से इसे गरज, पटेल हिंद की निडर जबान है। इतनी काव्य पंक्तियाँ ही याद रखेंगे तो ये तो आप लिख सकते हैं, अपने आप लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पहला पॉइंट जो है हमारा प्रस्तावना, ये पूरा हो गया। अब पैराग्राफ करके लिखना है। अब दूसरा जो पॉइंट है हमारा, उस पर लिखना है जन्म व परिवार। एक और बात बता दूं फिर से कि यहाँ मैंने जो निबंध में लिखवा रहा हूँ वह भी छोटा सा निबंध। हम विस्तृत लिख सकते हैं, लेकिन मर्यादा है हमारी कि 100 शब्दों में लिखना है, 6 ही अंक, इसलिए विस्तृत नहीं लिखना है। हमें पता है तो भी नहीं लिखेंगे यहाँ, तो पैराग्राफ करके लिखना है। चलिए लिखिए अब। तो वीर वल्लभ भाई पटेल, देखिए यहाँ एक बिरुद दे दिया गया। ये वही लेसन पार्ट है जो आप पढ़ चुके, अखंड भारत ना शिल्पी।
8वीं कक्षा में दूसरे सेम में पढ़ चुके, उसका ही ट्रांसलेशन है। देखिए, तो वीर वल्लभ भाई पटेल का जन्म, वीर वल्लभ भाई पटेल का जन्म देसाई वगो, हाँ इसमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो है ये मैंने रख दी है इसमें निबंध बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने स्पष्ट बताया है कहाँ उसका जन्म हुआ। देखिए, वीर वल्लभ भाई पटेल का जन्म देसाई वगो नडियाद, ये जगह है देसाई वगो, क्योंकि उनका ननिहाल है और जिस इलाके में वे रहते हैं वह है देसाई वगो नडियाद। तो देसाई वगो नडियाद में अपने ननिहाल में हुआ था, अपने ननिहाल में। अपने ननिहाल में, ननिहाल यानी नानी का घर, नाना जी का घर, उसे बोलते हैं ननिहाल। ज़्यादातर ऐसा ही होता है हमारे यहाँ कि हमारा जन्म है हमारे ननिहाल में होता है, नाना जी के घर या मामा के घर हमारा जन्म होता है। तो यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म भी अपने ननिहाल में हुआ था। लिखा, फिर से बता दूं कि वीर वल्लभ भाई पटेल का जन्म देसाई वगो नडियाद में अपने ननिहाल में, यहाँ में निकाल दीजिए नडियाद, इसके बाद अल्प विराम कर दीजिए, नडियाद अपने ननिहाल में, ओके, अपने ननिहाल में हुआ था, पूर्ण विराम। इसके बाद लिखिए, भारत के प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम, भारत के प्रथम स्वातंत्र्य, ऐसे लिखना है, स्वातंत्र्य संग्राम कब हुआ था पता? 1857। तो भारत के प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम में लड़ने वाले जवेर भाई के सपूत, देखिए उनके पिताजी का नाम जवेर भाई, जवेर भाई के सपूत जवेर भाई के सपूत लोह पुरुष, देखिए उनको कितने सारे बिरुद प्राप्त हुए हैं, लोह पुरुष सरदार पटेल की माता का नाम, सरदार पटेल की माता का नाम लाडबा, सरदार पटेल की माता का नाम लाडबा था, पूर्ण विराम। बैरिस्टर विट्ठल भाई के अनुज, बैरिस्टर विट्ठल भाई के अनुज, अनुज का मतलब क्या होता है पता है? अनुज छोटा भाई। तो बैरिस्टर विट्ठल भाई के अनुज सरदार पटेल का वतन, सरदार पटेल का वतन करमसद है, करमसद। तो हमें ये याद रखना है खास तौर पर कि ये उनका वतन है, उनके पिताजी का गांव है करमसद, लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ है तो बताना है कि नडियाद में, अपने ननिहाल में, देसाई वगो में। तो यहाँ सरदार पटेल का वतन करमसद है। तो ये जन्म के बारे में, उनके परिवार के बारे में
संक्षिप्त में परिचय दिया। अब पैराग्राफ करना है, अगले पॉइंट पर जाना है हमें, शिक्षा और कारकिर्दी। देखिए ये पॉइंट हो गया हमारा, ये पॉइंट भी पहले हो गया, क्लियर। अब ये पॉइंट पर जाते हैं, शिक्षा और कारकिर्दी। तो लिखो वहां पॉइंट कर, पैराग्राफ करके, प्राथमिक शिक्षा करमसद, प्राथमिक शिक्षा करमसद और नडियाद में पाकर, वे उच्च शिक्षा के लिए बड़ौदा गए। देखिए हिंदी में इसे बड़ौदा कहते हैं। क्योंकि ये बड़ौदा का हिंदीकरण है, बड़ौदा। तो बड़ौदा गए, पूर्ण विराम, फौजदारी वकील के रूप में, फौजदारी वकील के रूप में ज्वलंत सफलता पाकर, कैसी सफलता पाई है? ज्वलंत सफलता पाकर ब्रिटेन जाकर, कहाँ गए बैरिस्टर बनने के लिए? ब्रिटेन जाकर ब्रिटेन, तो ब्रिटेन जाकर बैरिस्टर बने, ब्रिटेन जाकर बैरिस्टर बने, पूर्ण विराम। वकील के रूप में उन्होंने कीर्ति और कलदार दोनों कमाया, कीर्ति और कलदार यानी पैसे। तो प्रतिष्ठा भी कमाई, कीर्ति यानी प्रतिष्ठा, आबरू इज्जत, कीर्ति और कलदार दोनों कमाया, पूर्ण विराम। अब अगला पॉइंट, देश सेवा के कार्य, इसकी बात हो रही है, पूरा हो गया। तो देश सेवा के कार्य, उसके बारे में लिखना है, पैराग्राफ करके लिखना है। चलिए लिखिए, गांधी जी के संपर्क के कारण वे देश सेवा के कार्य में जुड़ गए, पूर्ण विराम। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह के बाद बारडोली
बारडोली सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह से वे देश भर में सरदार के नाम से, सरदार सिंगल कोमा में लिखना है, सरदार के नाम से प्रसिद्ध हुए, सरदार के नाम से प्रसिद्ध हुए। पूर्ण विराम। नमक कानून तोड़ो, नमक कानून तोड़ो सत्याग्रह अथवा आंदोलन, आंदोलन लिखिए। नमक कानून तोड़ो आंदोलन। तो ये सिंगल कॉमा में लिखना है, नमक कानून तोड़ो आंदोलन। नमक कानून तोड़ो आंदोलन से पहले ही अंग्रेज सरकार ने उनको, यानी सरदार पटेल को, उनको साबरमती जेल में बंद कर दिया, उनको साबरमती जेल में बंद कर दिया। अब पैराग्राफ करके लिखना है, एक कार्य ये हुआ है, शुरुआत है। अब दूसरे कार्यों के बारे में पैराग्राफ करके लिखते हैं। अखंड भारत के शिल्पी, पैराग्राफ करके लिखें, अखंड भारत के शिल्पी सरदार पटेल ने अनेक रियासतों को, अनेक रियासतों को भारत संघ में जोड़कर राष्ट्रीय एकता का कठिन कार्य किया, राष्ट्रीय एकता का कठिन कार्य किया। जूनागढ़, उसमें आपको उल्लेख करना है कहाँ कहाँ कार्य किए हैं। तो सबसे पहले जूनागढ़ अल्पविराम, हैदराबाद अल्पविराम, त्रावणकोर अल्पविराम, कश्मीर आज भारत में है, त्रावणकोर फिर अल्पविराम, फिर करना है कश्मीर आज भारत में है। उसका श्रेय भारत के इस बिस्मार्क, भारत के इस बिस्मार्क, सिंगल कॉमा में लिखना है बिस्मार्क। तो भारत के इस बिस्मार्क को प्राप्त होता है, भारत के इस बिस्मार्क को प्राप्त होता है। अब पैराग्राफ करके अगला एक कार्य लिखना है, इसलिए पैराग्राफ करना है। पैराग्राफ करके लिखिए, आज़ादी के बाद भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री अल्पविराम गृह मंत्री अल्पविराम रियासत मंत्री
के रूप में, रियासत मंत्री के रूप में उन्होंने साहसपूर्ण कार्य किए। उन्होंने साहसपूर्ण कार्य किए, पूर्ण विराम। अब हमें समापन करना है, उपसंहार लिखना है। तो पैराग्राफ करके लिखेंगे। पैराग्राफ कर दीजिए। सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन उच्च विचार। तो ये सिंगल कॉमा में लिखना है, सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन उच्च विचार को जीवन मंत्र, सादा जीवन उच्च विचार को जीवन मंत्र मानने वाले, जीवन मंत्र मानने वाले सरदार पटेल ने, सरदार पटेल ने संपत्ति तो एकत्रित नहीं की, बल्कि ऐसे लिखना है, बल्कि वंशवाद को भी वंशवाद को भी पनपने नहीं दिया, पनपने नहीं दिया, पूर्ण विराम। पनपने नहीं दिया, पूर्ण विराम। इसके बाद ये काव्य पंक्ति लिखनी है आपको डबल कोमा में। कठोर नग्न सत्य बोलता पटेल पर हिंद को गुमान है, पटेल पर हिंद को गुमान है, यानी गौरव है, अभिमान है। पटेल पर हिंद को गुमान। फिर से लिख सकते हैं ये नाम, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। ये काव्य पंक्ति लिखकर उसके नीचे ये नाम लिखना है। तो यहाँ ये हमारा निबंध जो है समाप्त होता है। तो इतना ही निबंध लिखना है। ये मैंने इसलिए बताया आपको ताकि आपको पता चले कि भाई निबंध है कितना लंबा होना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। तो यहाँ ये क्लियर हो गया। अब एक और बात बता दें, मैंने एक निबंध के बारे में चर्चा की थी, आपको बताया भी था कि यदि परीक्षा न होती तो उनकी काव्य पंक्तियाँ भी बताई थी मैंने आपको कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और उपसंहार के लिए भी काव्य पंक्तियाँ दी थी कि भाई सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। दूसरी लाइन है, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। तो दुष्यंत कुमार की ये काव्य पंक्तियाँ हैं, उनका उपयोग करते हुए हमें निबंध लिखना है। यदि परीक्षा न होती, उसके पॉइंट्स भी मैंने लिखवाए थे। तो उसके आधार पर आपको आज होमवर्क में ये निबंध करना है कि यदि परीक्षा न होती। फिर से एक बार बता दूं कैसे लिखना है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो काव्य पंक्तियाँ लिखनी है, प्रस्तावना हमारा पहला पॉइंट तो वही होता, प्रस्तावना। फिर लिखना है कि परीक्षा न होने पर आनंद, दूसरा पॉइंट था हमारा। तो दूसरा पॉइंट जो है उसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है प्रस्तावना, उसके बारे में हम जो लिखेंगे तो सबसे पहले काव्य पंक्तियाँ होगी कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। दूसरी लाइन, इस हिमालय से हो गई है पीर यानी पीड़ा, कैसी हो गई है, पर्वत सी हो गई है, ऊंची बढ़ गई है।
और हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ जैसी, पर्वत जैसी हो गई, यानी काफ़ी बढ़ गई। तो इस हिमालय से, पीड़ा रूपी पर्वत से कोई गंगा निकलनी चाहिए, एक कोई गंगा का अवतरण होना चाहिए। गंगा का अवतरण क्यों हुआ था हमें पता है। सगर राजा के पुत्रों के उद्धार के लिए, उनके मोक्ष के लिए, उनको मुक्ति दिलवाने हेतु ये गंगा स्वर्ग से नीचे उतरी थी। तो हमारा भी मोक्ष, मुक्ति हमें मिले इस परीक्षा से, ऐसी कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो ये काव्य पंक्ति बहुत ही सचोट है काव्य पंक्ति इस विषय के लिए। यदि परीक्षा न होती, तो नीचे कवि का नाम भी आप लिख सकते हैं, दुष्यंत कुमार। इसके बाद हमें लिखना है, ये हमारा प्रारंभ है, तो लिखना चाहिए कि विद्यार्थियों, शिक्षकों, परीक्षकों, अभिभावकों, इन सभी की बात कर लेना, सिर्फ विद्यार्थियों की बात नहीं है। तो विद्यार्थियों, शिक्षकों, परीक्षकों, अभिभावकों यानी हमारे पेरेंट्स, माँ बाप की नींद हराम करने वाली, इन सभी की नींद हराम करने वाली ये परीक्षा सचमुच पीड़ा का पहाड़ बन चुकी है, सचमुच पीड़ा का पहाड़ बन चुकी है। तो ये हो गया हमारा आकर्षक प्रारंभ। अब दूसरे पॉइंट पर जाना है हमें। दूसरा पॉइंट जो है हमारा, परीक्षा न होने पर आनंद। तो दूसरे पॉइंट पे हम क्या लिखेंगे भाई, ये कल्पना जो है कि यदि परीक्षा न होती, ये कल्पना तो अच्छी है, कल्पना अच्छी है, आनंददायक है, हमें पसंद है, पर वास्तविकता भयानक है। वास्तव में ऐसा तो है ही नहीं, वास्तविकता तो भयानक है। हम जानते हैं परीक्षा देनी पड़ती है, तो वास्तविकता भयानक है। परीक्षा न होती तो सबका रक्तचाप सामान्य रहता। देखिए ये शब्द है बीपी के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए ये शब्द है रक्तचाप। हम वाया इंग्लिश समझते हैं ब्लड प्रेशर। तो ये रक्तचाप, सभी का रक्तचाप सामान्य रहेगा, खास करके हमारे पेरेंट्स, माँ बाप का बीपी हाई हो जाता है। बच्चे का तो नहीं होता, हमारा तो नहीं होता, लेकिन माँ बाप को चिंता रहती है ज़्यादा, तो हमें भी होती है, बहुत कम होती है। तो उनका जो बीपी बढ़ाने वाली है, परीक्षा न होती तो सबका रक्तचाप सामान्य रहता। अब अगला पॉइंट, उसके बारे में लिखना है कि ये परीक्षा ज्ञान की सूचक नहीं है। तो ये पॉइंट के बारे में लिखना है। तो हम लिख सकते हैं कि आज की परीक्षा पद्धति ये हमारी या छात्रों की सुषुप्त शक्तियों को उसका सही मूल्यांकन करने वाली नहीं है। हमारे अंदर जो पड़ी हुई है, हमारे अंदर जो कौशल है, सुषुप्त शक्तियाँ भरी पड़ी हुई है, उसका सही मूल्यांकन करने वाली ये परीक्षा पद्धति नहीं है। ये मूल्यांकन नहीं करती। साल भर की पढ़ाई, उसका 2-3 घंटे में मूल्यांकन, ये तो नहीं हो सकता। लिखने की गति नापने वाली, देखिए बहुत ही अच्छे शब्द हैं, लिखने की गति नापने वाली और स्मृति शक्ति या याददाश्त, हमारी स्मृति शक्ति की कसौटी करने वाली यह परीक्षा पद्धति सही नहीं है, गलत है। अगला पॉइंट, तो उसके लिए पैराग्राफ करके लिखना चाहिए कि भाई यदि परीक्षा न होती तो किन किन को राहत मिलेगी। देखिए यदि परीक्षा न होती तो विद्यार्थी ही नहीं, विद्यार्थियों को तो मिलेगी ही, उनको तो आनंद है, राहत मिलेगी। तो विद्यार्थियों को ही नहीं, परीक्षकों को, जो पेपर बनाते हैं, प्रश्न पत्र बनाते हैं, चेकिंग करते हैं, परीक्षण करते हैं, जो परीक्षण करने का कार्य करते हैं, उसे बोलते परीक्षक। तो ये परीक्षकों को और अभिभावकों को भी मानसिक शांति मिलेगी। यदि परीक्षा न होती तो विद्यार्थियों को तो शांति मिलेगी ही, साथ ही साथ ये परीक्षक और हमारे माँ बाप यानी अभिभावकों को शांति मिलेगी।
छात्र के साथ साथ अभिभावकों का भी जागरण समाप्त होगा। ये जागरण छात्र या विद्यार्थी अकेले नहीं करते, उनकी मम्मी भी करती हैं, उनको भी करना पड़ता है। परीक्षा व्रत चलता है उनका भी, तो वे जागरण करती है, तो उनका ये जागरण कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, क्योंकि परीक्षा ही नहीं है। परीक्षकों को भी परीक्षण कार्य से मुक्ति मिलेगी। ये बहुत अप्रिय कार्य परीक्षकों के लिए, परीक्षण कार्य करना, तो उनसे मुक्ति मिलेगी, परीक्षण से मुक्ति मिलेगी। अब क्या क्या छुटकारा मिलेगा देखिए। तो अगला पॉइंट है हमारा, पैराग्राफ करके लिखना है। यदि ऐसी परीक्षा नहीं होगी तो विद्यार्थियों को तो ट्यूशन क्लासेस से मुक्ति मिलेगी, मटेरियल से मुक्ति मिलेगी, और क्या क्या कर सकते हैं, मुक्ति तो मिलेगी तो क्या कर सकते हैं, खेल कूद और अपने अपने शौक के लिए पूरा अवकाश मिलेगा, समय मिलेगा, मन चाही प्रवृत्ति कर पाएंगे, मित्रों के साथ अपना समय व्यतीत कर पाएंगे, तो उसके लिए तो आनंद ही आनंद है। अब अगला पॉइंट है हमारा, परीक्षा अनिवार्य। तो उसके बारे में लिखना कि हम मनोरंजन के लिए ये कह दें, चाहे कुछ भी कह दें कि भाई यदि परीक्षा न हो, पर छात्र को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजने के लिए, एक कक्षा में पढ़ रहा है 8वीं में, तो 8वीं से 9वीं में भेजने के लिए परीक्षा अनिवार्य है। कोई ना कोई तो कसौटी लेनी पड़ेगी, परीक्षा लेनी पड़ेगी, तो परीक्षा तो अनिवार्य है। हाँ, ये जो परीक्षा पद्धति है उसमें बदलाव लाना चाहिए, ये हो सकता है, ये परीक्षा पद्धति में सुधार होना चाहिए। लिखित जो परीक्षा है उनके साथ साथ क्रियात्मक कसौटी भी होनी चाहिए। लिखित कसौटी तो बहुत ज़्यादा हो गई, इनके साथ साथ 50% यानी 50% ये क्रियात्मक कसौटी भी होनी चाहिए। छात्रों की जो सुषुप्त शक्तियाँ उसमें भरी पड़ी हुई है छात्रों में, तो छात्रों की सुषुप्त शक्तियाँ और उनमें जो कौशल है, तो ऐसे कौशल्यों को भी अंक मिलने चाहिए। सुषुप्त शक्तियाँ चित्र है, अभिनय है, वक्तृत्व शक्ति है, तो उनको भी अंक मिलने चाहिए, उनके कौशलों को भी अंक मिलने चाहिए। ईमानदारी, निष्ठा, सत्यवादिता, मानवता आदि जो मूल्य है, आदि जो गुण हैं जिनका विकास करना है हमें, तो उन गुणों को भी महत्व देना चाहिए। स्कूलों में देखना चाहिए कि किसमें कितनी ईमानदारी है, सत्यवादिता है, तो इन गुणों के अनुसार उसमें ऐसे गुण हैं तो उसके अंक मिलने चाहिए, तो उनका भी महत्व होना चाहिए, उनको भी महत्व देना चाहिए। वह 3 घंटे में कितनी तेजी से लिख सकता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितने अच्छे अक्षरों में लिख सकता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमें उसे अच्छा मानव बनाना है। तो ऐसे गुणों का विकास करने, प्रोत्साहित करने उसे अंक मिलेंगे, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी ही प्रवृत्तियाँ करेगा, सत्यवादिता, ईमानदारी, मानवता, उस पर ज़्यादा ध्यान देगा। तो हमें अच्छे मानव बनाने हैं, आखिर शिक्षा का हेतु तो वही है, गुलाम नहीं बनाना है नौकरी करने के लिए। तो ऐसे गुणों को भी महत्व देना चाहिए। मानसिक के साथ साथ शारीरिक विकास भी होना चाहिए। मानसिक विकास तो होता ही है पढ़ने लिखने से, लेकिन उनके साथ साथ उनका शारीरिक विकास भी होना चाहिए, उस पर भी महत्व, उसे भी महत्व देना चाहिए। खेल कूद को 5 घंटे या 6 घंटे क्लासरूम में 4 दीवारों के बीच ही पढ़ना नहीं चाहिए, कम से कम उनमें से 1 घंटा तो उससे खेलने के लिए मिलना चाहिए। 5 घंटे का स्कूल है तो 1 घंटा तो मिलना ही चाहिए मैदान में खेलने के लिए, तो शारीरिक विकास भी होगा।
तो मानसिक के साथ साथ शारीरिक विकास और श्रम को भी महत्व देना चाहिए। शारीरिक परिश्रम, जो गांधी जी ने कहा था ना, हाथ पैर की शिक्षा केळवणी, तो शारीरिक परिश्रम, मेहनत, उसको भी महत्व देना चाहिए। तो ऐसा महत्व प्रदान करने वाली शिक्षा, ये परीक्षा पद्धति होनी चाहिए। और अंत में फिर से एक बार अब लिख सकते हैं उपसंहार में काव्य पंक्ति दुष्यंत कुमार की ही, जो मैंने बताई थी कि भाई सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये जो सूरत है, ये माहौल जो है वह बदलना चाहिए। तो ये दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियाँ अंत में आप रख सकते हैं उपसंहार में। तो ऐसे निबंध लिखना है, ये आपको ये कार्य होमवर्क के रूप में करना, ये आपका होमवर्क है जो आपको लिखना है निबंध, यदि परीक्षा न होती। आपके पास उसके पॉइंट्स भी हैं और ये काव्य पंक्तियाँ भी मैंने लिखवाई हैं, उसके आधार पर पूरा निबंध मैंने बता दिया। अब आपको ये निबंध लिखना है 100 शब्दों में, अपने शब्दों में ये निबंध लिखना है होमवर्क में। क्लियर? नमस्कार।